आज मॉडर्न वर्ल्ड में एक टर्म बहुत फेमस है। क्या? फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग। मतलब किसी चीज़ को बस इसीलिए एक्सेप्ट मत कीजिए क्योंकि दुनिया उसे एक्सेप्ट कर रही है। किसी रूल को बस इसीलिए फॉलो मत करो क्योंकि वो पुराना है। किसी सिस्टम को बस इसीलिए फाइनल मत मान लो क्योंकि सब लोग उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल्स का सिंपल मतलब है चीज़ों को तोड़कर उनके सबसे बेसिक ट्रुथ तक जाना और फिर वहाँ से अपना आंसर खुद बिल्ड करना। आज एलॉन मस्क से लेकर साइंटिस्ट, एंटरप्रेन्योर्स और इनोवेटर्स तक इसी थिंकिंग की बात करते हैं। अब लेकिन सोचिए, आज से हजारों साल पहले भारत में एक ऐसे ऋषि हुए जिन्होंने सिर्फ फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग को समझा नहीं बल्कि अपनी पूरी लाइफ उस पर जीकर दिखाई। उन्होंने अपने गुरु के दिए हुए ज्ञान को भी फाइनल नहीं माना। उन्होंने ट्रेडिशन को ब्लाइंडली फॉलो नहीं किया। उन्होंने अथॉरिटी के सामने अपना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं छोड़ा। और जब उनसे कहा गया कि जो सीखा है सब वापस कर दो, तो उन्होंने सच में पूरा का पूरा ज्ञान वापस कर दिया। और फिर वो किसी दूसरे गुरु के पास नहीं गए, वो सीधे गए सूर्य के पास। ये कहानी है महर्षि याज्ञवल्क्य की, एक ऐसे ऋषि की जो सिर्फ स्पिरिचुअल थिंकर नहीं थे, वो एक रेबल माइंड थे, एक ओरिजिनल रिसर्चर थे, एक सिस्टम ब्रेकर थे और शायद भारत के सबसे पावरफुल इंडिपेंडेंट थिंकर्स में से एक थे। सो गाइज, वेलकम टू ऋषि टू रिसर्च, जहां हम प्राचीन भारत के ऋषियों को सिर्फ माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स की तरह नहीं बल्कि नॉलेज क्रिएटर्स, ऑब्जर्वर्स और रिसर्चर्स की तरह समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत एक सीन से करते हैं। सोचिए, एक बहुत बड़ा आश्रम है और उस आश्रम में चारों तरफ स्टूडेंट्स बैठे हैं, बीच में उनके गुरु बैठे हैं। कौन? ऋषि वैशंपायन। और उनके सामने खड़े हैं उनके सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य कोई ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं थे। वो शार्प थे, फास्ट लर्नर थे, आर्ग्यूमेंट कर सकते थे, क्वेश्चन पूछ सकते थे और सबसे बड़ी बात, उन्हें अपनी बुद्धि पर बहुत भरोसा था। ऐसे स्टूडेंट्स हर टाइम पीरियड में सिस्टम को बहुत अनकंफर्टेबल करते हैं। क्यों? क्योंकि सिस्टम को ओबीडियंट लोग पसंद आते हैं, लेकिन ओरिजिनल थिंकर्स वो सिस्टम पे सवाल उठाते हैं। याज्ञवल्क्य भी वैसे ही थे। अब कथा तो ये कहती है कि याज्ञवल्क्य अपने गुरु वैशंपायन से यजुर्वेद की शिक्षा ले रहे थे और उसी दौरान ऋषियों की एक बड़ी सभा हुई जिसमें एक नियम था कि सभी मेंबर्स को प्रेजेंट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर कोई एब्सेंट होता है तो उसे पाप लगेगा। एंड किसी कारण वैशंपायन उस सभा में नहीं जा पाए। अब उन्हें इस बात का प्रायश्चित भी करना था और उस टाइम पे कई जगहों पर ये प्रैक्टिस भी होती थी कि ज़्यादा बड़ा पाप लगा हो तो कई शिष्य मिलकर अपने गुरु के लिए प्रायश्चित कर सकते थे। तो वैशंपायन ने अपने शिष्यों से कहा कि तुम सब मिलकर मेरे लिए प्रायश्चित करो, कठिन व्रत रखो, तप करो। सारे शिष्य रेडी हो गए कि ठीक है गुरुजी, हम करेंगे आपके लिए। लेकिन याज्ञवल्क्य ने इस बात को थोड़े अलग एंगल से देखा। उन्होंने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, इन सबको क्यों कष्ट देना? ये सब इतना कठिन प्रायश्चित नहीं कर पाएंगे। मैं अकेला ही काफी हूँ, मैं अकेले ये काम कर सकता हूँ। अब देखिए, याज्ञवल्क्य के लिए ये कॉन्फिडेंस था। हो सकता है उनके मन में दया भी हो सकता है उन्हें सच में लगा हो कि मैं कैपेबल हूँ। लेकिन उनके गुरु को ये बात ईगो लगी। उन्हें लगा कि भाई ये शिष्य अपने आप को बाकी सबसे बड़ा समझता है, गुरु की अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा है, सिस्टम के बीच खड़ा होकर कह रहा है मैं कर लूँगा, मैं। और वहीं से कहानी का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। गुरु वैशंपायन गुस्से में आए और याज्ञवल्क्य से कहा कि तुझे अपने ज्ञान पर इतना अहंकार है तो तूने मुझसे जो कुछ भी सीखा है सब वापस कर। अब हम लोग आज के टाइम में ये सोचे तो कितना वियर्ड और कितना इम्पॉसिबल सा लगता है ना कि आपका कोई टीचर हो और आपसे बोले कि जो मैंने तुम्हें पढ़ाया है वो वापस कर दो और स्टूडेंट बोले ठीक है ले लो। लेकिन कथा कहती है कि याज्ञवल्क्य ने सच में अपने अंदर से गुरु के दिए हुए यजुर्वेद ज्ञान को बाहर निकाल दिया। अब देखा जाए तो ये सीन सिंबॉलिक भी हो सकता है, फिलोसफिकल भी, लेकिन इसका मैसेज बहुत पावरफुल है। याज्ञवल्क्य ने कहा कि अगर ये ज्ञान आपका है तो मैं इसे रखूंगा नहीं, लेकिन मैं सत्य की खोज बंद भी नहीं करूंगा। और ये एक ओरिजिनल थिंकर का मोमेंट था। वो टूटकर सिस्टम में वापस नहीं गए, वो कॉम्प्रोमाइज करके चुप नहीं बैठे, वो विक्टिम बनकर रोए नहीं। उन्होंने अपना पुराना नॉलेज सिस्टम छोड़ा और एक नई खोज पर निकल पड़े। और यहीं से ऋषि टू रिसर्च का साइंस का कनेक्शन भी शुरू होता है। आज नॉलेज क्रिएशन में एक इम्पॉर्टेंट आइडिया होता है डीकंस्ट्रक्शन। मतलब पहले एग्जिस्टिंग नॉलेज को
तोड़ कर देखो, उसमें क्या मिक्स्ड है, क्या अजम्पशन है, क्या रिचुअल है, क्या कोर प्रिंसिपल है, क्या एक्सप्लेनेशन बाद में ऐड हुई है। मॉडर्न साइंस में भी यही होता है, पहले एक थ्योरी बनती है, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन बनती है, फिर उसका एप्लीकेशन बनता है। पर कभी कभी थ्योरी और एप्लीकेशन इतने मिक्स हो जाते हैं कि ओरिजिनल प्रिंसिपल दिखना बंद हो जाता है। अब अगर हम लोग कथा के अकॉर्डिंग देखें तो जो ज्ञान यजुर्वेद का याज्ञवल्क्य ने उगल दिया, मतलब अपने अंदर से बाहर निकाल दिया, ही वॉमिटेड दैट ज्ञान आउट, उस ट्रेडिशन से कृष्ण यजुर्वेद संबंधित माना जाता है, जहाँ मंत्र और एक्सप्लेनेशन मिक्स फॉर्म में मिलते हैं, एंड द रीजन बीइंग बिकॉज ही वॉमिटेड ऑल ऑफ दैट आउट। और जो नया ज्ञान याज्ञवल्क्य को मिला वो शुक्ल यजुर्वेद के रूप में माना गया, जहाँ स्ट्रक्चर ज़्यादा क्लीन, क्लियर, अरेंज और डिस्टिंक्ट था। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझें तो याज्ञवल्क्य ने नॉलेज को डीक्लटर किया। जहाँ बाकी लोग कह रहे थे जो मिला है वही फाइनल है, याज्ञवल्क्य कह रहे थे नहीं, मुझे सोर्स तक जाना है। और इसीलिए वो किसी ह्यूमन टीचर के पास नहीं गए, वो गए सूर्य की तपस्या करने। सूर्य जो प्राचीन भारत में सिर्फ एक देवता नहीं बल्कि लाइट, क्लैरिटी, रिदम, टाइम, डायरेक्ट नॉलेज का सिंबल माने गए। अब अगर साइंस की लैंग्वेज में देखें तो याज्ञवल्क्य का सूर्य को अपना गुरु बनाना एक सिंबॉलिक आइडिया भी हो सकता है। गो टू द सोर्स, गो टू द लाइट, गो टू द डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, गो बियॉन्ड सेकेंड हैंड नॉलेज। और शायद इसीलिए उनका ज्ञान शुक्ल के नाम से भी जाना गया, मीन्स क्लियर, ब्राइट एंड प्योर। अब यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि याज्ञवल्क्य का रिबेलियन नॉलेज बेस्ड रिबेलियन था। उन्होंने सिर्फ मना नहीं किया, उन्होंने ऑल्टरनेटिव क्रिएट किया, और यही रियल इनोवेशन भी है। आज स्टार्टअप वर्ल्ड में भी यही होता है, कोई फाउंडर तब तक फाउंडर नहीं होता जब तक वो सिर्फ कंप्लेन करता है। फाउंडर तब बनता है जब वो कहता है एग्जिस्टिंग सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है और मैं इसका बेटर मॉडल कैसे क्रिएट करूँगा। याज्ञवल्क्य ने भी यही किया, उन्होंने पुराने फ्रेमवर्क से डिसएग्रीमेंट किया, लेकिन सिर्फ डिसएग्रीमेंट तक नहीं रुक गए, उन्होंने एक नया नॉलेज सिस्टम बिल्ड किया। यह एक्चुअल डिसरप्टिव इनोवेशन था हजारों साल पहले। याज्ञवल्क्य की ग्रेटनेस सिर्फ इतनी नहीं थी कि उन्होंने एक नया वैदिक सिस्टम दिया, उनकी असली डेप्थ तो तब दिखी जब वो राजा जनक की सभा में जाते थे। राजा जनक के दरबार में उस समय के बड़े बड़े स्कॉलर्स, ऋषिज, फिलोसफर्स आते थे, वहाँ डिस्कशंस होते थे, डिबेट होती थी, क्वेश्चंस होते थे लाइक सोल क्या है, ब्राह्मण क्या है, रियलिटी क्या है, डेथ के बाद क्या है, ट्रूथ को कैसे जाना जा सकता है। और इन सब में याज्ञवल्क्य एक अलग ही प्रकाश के साथ खड़े होते थे। उनका स्टाइल सिंपल नहीं था, वो डायरेक्ट था, कभी कभी रूड भी लग सकता था, लेकिन उनका फोकस एक ही था, क्या? ट्रूथ, माने सच। उन्होंने नॉलेज को परफॉर्मेंस नहीं बनाया, उन्होंने नॉलेज को एक्सपीरियंस बनाया। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य के डायलॉग्स आते हैं राजा जनक के साथ, गार्गी के साथ और मैत्रेयी के साथ, और ये डायलॉग्स आज भी इंडियन फिलॉसफी के सबसे पावरफुल और इंटेलेक्चुअल मोमेंट्स में काउंट किए जाते हैं। गार्गी याज्ञवल्क्य से यूनिवर्स की फाउंडेशन पर सवाल पूछ रही हैं, मैत्रेयी उनसे इमॉर्टैलिटी और वेल्थ के रिलेशनशिप पर क्वेश्चन कर रही हैं, जनक उनसे ब्राह्मण का रहस्य पूछ रहे हैं, और याज्ञवल्क्य हर बार आंसर को एक डीपर लेयर में ले जाते हैं। वो रेडीमेड डेफिनेशन उन्होंने नहीं दी, वो कहते हैं नेति नेति, मतलब नॉट दिस नॉट दैट, मतलब अल्टीमेट ट्रूथ को किसी एक फिक्स्ड डेफिनेशन में नहीं बांधा जा सकता। जो तुम देख रहे हो वो भी फाइनल नहीं है, जो तुम सोच रहे हो वो भी फाइनल नहीं है, जो तुम लैंग्वेज में पकड़ रहे हो वो भी फाइनल नहीं है। ट्रूथ इज बियॉन्ड योर लेबल्स। अब अगर आपको डिटेल में जानना है कि गार्गी और मैत्रेयी ने क्या डिस्कशन किया तो आप ऋषि टू रिसर्च के पुराने एपिसोड्स देख सकते हैं। आज की मॉडर्न फिलॉसफी और फिजिक्स में भी हमें सिमिलर काइंड ऑफ ह्यूमिलिटी देखने को मिलती है कि जितना हम यूनिवर्स को समझते हैं उतना हमें पता चलता है कि हमारी डेफिनेशंस बहुत लिमिटेड हैं। मैटर को समझा तो एनर्जी निकली, एटम को तोड़ा तो क्वांटम वर्ल्ड निकला, स्पेस को देखा तो एक्सपेंडिंग यूनिवर्स निकला, कॉन्शियसनेस को समझने चले तो सवाल और गहरे हो गए। याज्ञवल्क्य का नेति नेति इसी इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी का एंशिएंट फॉर्म था। ट्रुथ को पकड़ने से पहले ये समझना पड़ता है कि तुम्हारी पकड़ कितनी लिमिटेड है। लेकिन याज्ञवल्क्य सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट फिलोसोफर नहीं थे, ये उनकी सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी थी। अक्सर हम सोचते हैं कि ऋषि मतलब जंगल में बैठा हुआ आदमी जिसका सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन याज्ञवल्क्य स्टीरियोटाइप को तोड़ देते हैं।
एक तरफ याज्ञवल्क्य ब्राह्मण और आत्मन की बात करते हैं और दूसरी तरफ उनसे रिलेटेड ट्रेडिशन में सोशल ऑर्डर, लॉ, प्रॉपर्टी, जस्टिस और सिविल लाइफ की बात भी हमें देखने को मिलती है। याज्ञवल्क्य स्मृति को इंडियन लीगल ट्रेडिशन में एक इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट भी माना गया। इसमें सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने के रूल्स, लीगल आइडियाज, इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी और जस्टिस सिस्टम की बात आती है। मतलब एक ही माइंड में दो चीजें साथ थी, हाईएस्ट स्पिरिचुअल इंक्वायरी और प्रैक्टिकल सोशल स्ट्रक्चर। ये बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है। आज भी हम एक्सपर्ट्स को कैटेगरी में बांट देते हैं, साइंटिस्ट अलग, फिलोसोफर अलग, लॉ एक्सपर्ट अलग, मैनेजमेंट थिंकर अलग, स्पिरिचुअल टीचर अलग। लेकिन एंशिएंट भारत के ऋषि कंपार्टमेंट में नहीं सोचते थे। उनके लिए नॉलेज फ्रेगमेंटेड नहीं थी। जो कॉन्शियसनेस को समझता है वो सोसाइटी को भी समझता है। जो ट्रूथ समझता है वो जस्टिस को भी समझता है। जो सेल्फ को समझता है वो सिस्टम को भी समझता है। याज्ञवल्क्य इसी इंटीग्रेटेड नॉलेज ट्रेडिशन के रिप्रेजेंटेटिव थे। अब नाउ द क्वेश्चन अराइजेस इज कि आज की जनरेशन को याज्ञवल्क्य क्यों चाहिए? आई विल टेल यू व्हाई। क्योंकि आज हम इंफॉर्मेशन के टाइम में जी रहे हैं, नॉलेज के टाइम में नहीं। हमारे पास कोर्सेज हैं, पॉडकास्ट हैं, बुक्स हैं, रील्स हैं, लिंक्डइन पोस्ट हैं, मोटिवेशन थ्रेड्स हैं, सक्सेस फॉर्मूलाज हैं, लेकिन ओरिजिनल थिंकिंग वो कम होती जा रही है। हम किसी और का फ्रेमवर्क कॉपी कर रहे हैं, किसी और की प्रोडक्टिविटी रूटीन कॉपी कर रहे हैं, किसी और का करियर पाथ कॉपी कर रहे हैं, किसी और का डेफिनेशन ऑफ सक्सेस कॉपी कर रहे हैं और फिर हैरान होते हैं कि अंदर से सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं आ रहा। याज्ञवल्क्य हमें यही याद दिलाते हैं कि बोरोड नॉलेज की ना एक लिमिट होती है। एक पॉइंट के बाद हमें अपना सच खुद डिस्कवर करना पड़ता है। गुरु ज़रूर चाहिए, ट्रेडिशन भी चाहिए, डिसिप्लिन ज़रूर चाहिए, लेकिन ब्लाइंड डिपेंडेंसी नहीं चाहिए। सच्ची नॉलेज तब शुरू होती है जब हम पूछते हैं कि क्या ये सच में सच है? क्या मैं इसे समझता हूँ या बस रिपीट मार रहा हूँ? क्या मैं ट्रेडिशन को ऑनर कर रहा हूँ या मैं सिर्फ उसे कॉपी कर रहा हूँ? क्या मैं सिस्टम में ग्रो कर रहा हूँ या सिस्टम का पपेट बन रहा हूँ? याज्ञवल्क्य कहते हैं क्वेश्चन करो लेकिन डेप्थ के साथ, रेबेल बनो लेकिन तपस्या के साथ, सिस्टम को तोड़ो लेकिन नया सिस्टम बिल्ड करने की कैपेसिटी के साथ। याज्ञवल्क्य की कहानी का सबसे बड़ा लेसन ये है कि नॉलेज किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। नॉलेज उन लोगों के पास आता है जो उसके लायक तपस्या करते हैं। आज के टाइम में तपस्या का मतलब सिर्फ जंगल में बैठना नहीं है। आज के टाइम में तपस्या का मतलब है डीप वर्क, लॉन्ग अटेंशन, रियल स्टडी, इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना और अपने क्वेश्चंस के साथ अकेले रहने की कैपेसिटी। याज्ञवल्क्य के पास यही कैपेसिटी थी, इसीलिए जब उनसे ज्ञान वापस मांगा गया तो उन्होंने ज्ञान को पकड़ के नहीं रखा। वो डरे नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि जो सच में मेरा है वो मुझसे कोई छीन नहीं सकता और जो छीना जा सकता है शायद वो कभी मेरा था ही नहीं। ये लाइन आज के हर स्टूडेंट, क्रिएटर, रिसर्चर और फाउंडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिग्री छीनी जा सकती है, पोजीशन छीनी जा सकती है, जॉब छीनी जा सकती है, टाइटल छीना जा सकता है, लेकिन ओरिजिनल थिंकिंग वो आपसे कोई नहीं ले सकता। तो नेक्स्ट टाइम जब आप लिंक्डइन पर किसी 22 साल के फाउंडर की सक्सेस स्टोरी देखें या किसी यूनिकॉर्न स्टार्टअप का पोस्ट देखें या किसी कॉर्पोरेट रेस में खुद को पीछे फील करें, तो आप एक मिनट रुकिएगा और याज्ञवल्क्य को याद करिएगा। हर रेस में दौड़ना ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी अपना ट्रैक बनाना पड़ता है। हर रूल फॉलो करना विजडम नहीं होता, कभी कभी रूल के सोर्स तक जाना पड़ता है। हर गुरु के सामने चुप रहना ह्यूमिलिटी नहीं होती, कभी कभी सच के लिए, सत्य के लिए खड़े होना भी एक तपस्या ही होती है। महर्षि याज्ञवल्क्य ने हमें सिखाया कॉपी मत बनो, क्रिएटर बनो। और अगर दुनिया कहे कि तुम सिस्टम के अगेंस्ट जा रहे हो तो पहले ये चेक करो तुम्हारा रेबेलियन ईगो से आ रहा है या सच से। सो गाइस, दिस वाज महर्षि याज्ञवल्क्य फॉर यू। एक ऋषि, एक रेबल, एक रिसर्चर, एक लॉ गिवर, एक फिलोसोफर और भारत की इंडिपेंडेंट थिंकिंग ट्रेडिशन के सबसे तीखे नामों में से एक। तो गाइस, अगर आपको आज का एपिसोड मीनिंगफुल लगा तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि आपके हिसाब से आज के टाइम में सबसे ज़्यादा किस फील्ड को याज्ञवल्क्य जैसी इंडिपेंडेंट थिंकिंग की ज़रूरत है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए ऋषि और एक नई रिसर्च कनेक्शन के साथ। तब तक फॉलो कीजिए सोल्स ऑन लैब को। नमस्ते।